Hello students, Apex Science Zones. Now you are going to have another English class, Diwakar Sir ke English class. In our first video, we have learned very successfully how to change active and passive. Keeping the same grammar topic, today I am going to teach you direct and indirect. The same thing, my request to ready with your pen and paper and just to enjoy learning direct into indirect. Let's start. Narration. We are going to learn narration. Narration means to share something, to speak something, किसी से कुछ कहना, मगर थोड़ा किसी से कुछ कहना नहीं, ऐसा नहीं है. अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो नरेशन का मतलब है कुछ कहना, मगर यहाँ पे कहने वाला कोई एक नहीं होता है. कहने वाला एक नहीं होता है. जैसे अगर मैं एक सेंटेंस यहां लिखूं, he said to me, comma and inverted comma, you have given me a chance. You have given me a chance. This is a sentence. He is the speaker and he is saying to me. He जो है ये यहां पर स्पीकर है जो कुछ कह रहे हैं. और किससे कह रहे हैं? मी जो है वो यहां लिसनर है. He is a speaker who says to me. Now he as a speaker, me as a listener. अब अगर ये मी किसी तीसरे पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से, फॉर एग्जाम्पल अपने किसी फ्रेंड से इस बात को कहना चाहे, he is a speaker here, me is a listener here, and me is conveying this to third person, his friend. अब अगर वो ये मी अपने आप कुछ करे ना और चुपचाप लिख दे, you have given me a chance. You have given me a chance. बिना कुछ बदले हुए अगर इस मी ने थर्ड पर्सन से कुछ कह दिया, एज इट इज कह दिया, विदाउट मेकिंग एनी चेंज, that is called a kind of a narration. That is called a kind of a sharing something, और शायद उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. That is called direct narration. Speaker की मी इज अ लिसनर, और मी ने ये किसी से शेयर किया, मी ने ये बात किसी से कही, मी ने अपनी बात फ्रेंड से कही और बिना कुछ चेंज किए हुए ऐसे ही कह दिया. तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग नरेशन को समझने की कोशिश करें, then again we can divide the narration in two parts. First part of narration is जिसको हम कह रहे हैं direct narration, and the second one is indirect narration. Direct and indirect narration. It means नरेशन को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं.
One is direct narration and another is indirect narration. अब थोड़ा दिमाग में ये बात आती है कि आखिर ये नरेशन हम करते ही क्यों? Why do we change direct into indirect? This is the most important question and curiosity. Why do we change direct into indirect? मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल यहां पे रखना चाहता हूं. He said to her, comma, inverted comma, I am a girl. थोड़ा सा चेंज करके देखिए, थोड़ा सा. अगर मैं इसको यू आई को हटा देना चाहता और मैं आई की जगह लिख देना चाहता हूं, यू आर अ गर्ल. He said to her, you are a girl. Now who is the speaker? स्पीकर यहां पर है he, जो कि एक बॉय है, और लिसनर जो है वो है हर, और हर जो है वो एक गर्ल है. नाउ द सेम सेंटेंस जो स्पीकर का है, ही का है, अगर ये हर जो कि एक गर्ल है किसी थर्ड पर्सन या किसी बॉय से शेयर करे और ना बदले ना, और लिख दे ऐसे, बोल दे ऐसे, हर, दैट यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, ऐसा बोल दे. जरा ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है. हर जो कि लिसनर है और हर ने किसी तीसरे पर्सन से कहा है, और तीसरा पर्सन यहां पर कौन है? बॉय है. और हर ने कह दिया यू आर अ गर्ल. अब अगर हम यू को समझें, अगर हम यू को समझ लें बॉय, तो देखने से लग रहा है कि ये बॉय नहीं है. और अगर इसको भी हम समझने की कोशिश करें तो ये भी गर्ल है. लेकिन अब ये यू जो है कंफ्यूजन कर रहा है, ये यू जो है वो हमें कंफ्यूज कर रहा है. यानी यही शायद जरूरत है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की. अगर ये यू ना होता तो शायद हमें ये सेंटेंस समझ में आ जाता कि ये किसके लिए कहा गया है. आप भी थोड़ी मेरी बात को समझ रहे हैं. स्पीकर यहां पर है बॉय, लिसनर है यहां पे गर्ल. उसने एक सेंटेंस कहा यू आर अ गर्ल, और अब ये जो हर है, नाउ शी इज saying this statement to someone else, and the someone else is a boy. And if we do not change this sentence, this would not give a very correct meaning to us. अब चूंकि हमें पता नहीं है कि हमने इसको करना क्या है, और हम इस बात को अगर समझने की कोशिश करें, अगर यू की जगह उसने शायद ऐसे बोल दिया होता जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है. अगर यू की जगह उसने ऐसा कह दिया होता कि he told her that she was a girl, तब शायद यहाँ पे सेंटेंस हमें समझ में आ जाता है. यानी यहां पर जो लिखा जा रहा है इसे ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम बदलेंगे नहीं तो बात का तो कुछ और मतलब निकल करके आ जाएगा. कहना हम कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ और जाएगा. बात किसी और की है, बात कुछ और समझ में आने लगेगी. इसका मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अगर हम एज इट इज लिख देंगे तो कभी कभी ये अर्थ नहीं बताएगा. एंड दिस इज व्हाई देयर इज नीड टू चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट. एंड दिस इज व्हाई देयर आर टू टाइप ऑफ नरेशन, direct narration and indirect narration. There are certain rules, there are certain things that we have to follow to change the direct into indirect. अभी तक अगर इतनी बात को हम समझने की कोशिश करें तो शायद हमने यही बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माने नरेशन. देयर आर टू टाइप ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन एंड
इनडायरेक्ट नरेशन। बच्चे लोग समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है, और आप निश्चित उसको नोट जरूर करते चलिएगा। यानी नरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन यू समथिंग। जो कुछ हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता है। और टेकिंग वन example, defining this term which is going to be used here in the tense. I say to his friend, comma, inverted comma, he has composed a long poem. He has composed a long poem. या देखिएगा यहां पर हमें दो सेंटेंस नजर आ रहे हैं। अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, देन वी आर हैविंग टू डिफरेंट सेंटेंस। एक जो कॉमा से सेपरेट है और एक जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। जो सेंटेंस कॉमा से सेपरेटेड है, द सेंटेंस which is separated with comma, this sentence is called रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो क्वामा से सेपरेटेड है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड क्वामा में लिखा गया है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दिस वन इज कॉल्ड अ रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्वामा से जो चीज लिखी गई है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको एज आरवी यूज कर सकते हैं, और इसको हम कह देंगे आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों का बड़ा रिलेशन है। रिपोर्टेड स्पीच डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे, और रिपोर्टिंग वर्ब भी डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच पर। और इसी का जो डिपेंडेबिलिटी है, इसी को हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सीखना है, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज क्वामा से सेपरेट होती है, एक सेंटेंस और लिख दो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी ऐसे लिख देता है he has told the truth. He has told the truth. This is in double inverted comma. He or I said to my friend. I said to my friend. यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा गया है वो क्या है? जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा गया है वो क्या है? वो है रिपोर्टेड स्पीच। और जो चीज कॉमा से सेपरेट की गई है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। जो चीज कॉमा से सेपरेट है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब हमें नजर आता है जो जैसा रिपोर्ट करता है उसी हिसाब से उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और यहाँ ये स्पीच है। अगर हम स्पीच को समझने की कोशिश करें तो स्पीच माने क्या होता है? स्पीच मीन्स होता है सेंटेंस। यहाँ पर रिपोर्टेड सेंटेंस है, यानी स्पीकर ने क्या कहा है, क्या उसका स्टेटमेंट है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ते हैं। और उसने क्या कहा है अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि इसी में कभी सेड होगा, कभी टोल्ड होगा, कभी आस्क्ड होगा, कभी ऑर्डर्ड होगा, कभी रिक्वेस्टेड होगा, यानी ये वर्ब बदलता रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। अब हम सब थोड़ा आगे बढ़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। दो प्रकार का हम सेंटेंस समझ रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाना।
अब देयर आर सर्टेन रूल्स। नाउ उस रूल्स को मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो उस रूल्स को हमने कुछ पर्टिकुलर हेडिंग्स में रखा हुआ है। जैसे हम पहले रूल को कह देते हैं कॉमन चेंजेस, हम उसको कॉमन चेंजेस कहते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा कह देते हैं चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब इन, अब मेरी बात आप समझते रहिएगा, इन आरवी माने रिपोर्टिंग वर्ब। हम तीसरे अगर रूल की बात करें तो थर्ड रूल है यूज ऑफ कंजंक्शन, यानी थर्ड रूल है यूज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या यूज किया जाएगा, अगर हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, जरूर लिखते चलिएगा बच्चा लोग, चेंज ऑफ प्रोनाउन। और अगर हम नेक्स्ट पांचवें की बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं चेंज ऑफ टेंसेस। और एक लास्ट छोटा सा और अगर हम रूल बना दे तो हम कह सकते हैं अदर चेंजेस, अदर चेंजेस, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के हमारे पास ये रूल होंगे। पहला होगा जिसे हम कॉमन चेंज कहेंगे, दूसरा होगा जिसे हम चेंज ऑफ वर्ब कहेंगे, तीसरा होगा जिसे हम यूज ऑफ कंजंक्शन कहेंगे, चौथा होगा जिसे हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस कहेंगे, पांचवा होगा जिसे हम चेंज ऑफ टेंस कहेंगे, और छठा होगा जिसे हम अदर चेंजेस में मान करके चलेंगे। दीज डिफरेंट रूल्स जिसके थ्रू हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। कॉमन, वर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन, टेंसेस और अदर चेंज। बेसिक रूल्स में हमें ये सारी चीजें आनी भी चाहिए। हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको आगे और एक्सप्लेन करते चलेंगे, लेकिन हाँ जो बेसिक इंग्लिश जिसको कहा जाएगा उसमें हमें ये चीजें आनी चाहिए। कंजंक्शन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, टेंसेस क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमें आना चाहिए। यानी आपने फटाफट अपनी नोट्स कॉपी में ये चीजें लिख लिया होगा कि टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इतने चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। यानी रूल्स अगर हम यहाँ लिखें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। नाउ मूविंग टू द वेरी फर्स्ट, आप इसको जरूर नोट करते चलिएगा और हमको समझने की अपने आप में कोशिश करिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी फर्स्ट पार्ट, और पहला पार्ट क्या है चलो, पहला पार्ट में आपने लिखा हुआ है कॉमन चेंजेस। कॉमन चेंजेस यानी कौन सा ऐसा चेंज है जो हर सिचुएशन में किया जाएगा। आप सेंटेंस लिखते हैं, रीमा said to her mother, रीमा said to her mother, comma, inverted comma, she has done a good job, she has done a good job। अब जल्दी से बता दें, आप तो इसको समझ गए होंगे ना, इसको हम कह रहे हैं क्या, इसको हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमन चेंज कहता है बच्चा लोग, कॉमन चेंज का पहला पार्ट में लिखने वाला हूं रिमूवल। मैं पहला रूल लिख रहा हूं जो यहाँ पे हमें लिखना है, इसके लिए कह रहा हूं मैं रिमूवल of comma, removal of comma and double inverted comma, removal of comma and double inverted commas। I hope my dear student you all are getting, यानी फर्स्ट चेंज है जिसको हम कॉमन चेंज कहते हैं, that the removal of comma and double inverted comma। It means first of all we remove the comma and double inverted comma। आइए जल्दी से इस रूल को फॉलो करते हुए हम कॉमा को हटा देते हैं और हम डबल इन्वर्टेड
कॉमा को हटा देते हैं। और अगर इस हटाने के बाद अगर हम सेंटेंस को देखने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस कुछ ऐसा नजर आएगा, रीमा सेड, रीमा सेड टू हर मदर, रीमा सेड टू हर मदर, कॉमा हटा दिया है हमने, कॉमा हमने हटा दिया है वहां से। रीमा सेड टू हर मदर शी हैज डन, शी हैज डन अ गुड जॉब। आपको पहला सेंटेंस मेरा समझ में आ रहा होगा। रीमा said to her mother she has done a good job. First rule of changing from direct to indirect. First, we remove the comma and remove the double inverted comma. We remove the comma and we remove the double inverted comma. Now, second rule. कॉमा अगर उसी पहले वाले सेंटेंस को मैं फिर से ले लेना चाहता हूं और हमने सेंटेंस में लिखा था रीमा said to her mother she has done a good job, she has done a good job. Now अब अगर आप दूसरा रूल याद करें और आपने कॉपी में लिखा भी होगा तो दूसरा रूल कहता है चेंज, चेंज ऑफ this one, change of reporting verb, change of reporting verb। और ये रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिलता कहाँ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमें चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज करेंगे किस चीज का, वर्ब का ही हम चेंज करेंगे। चेंज करेंगे भी तो किस चीज का करेंगे, हम सिर्फ वर्ब का चेंज करेंगे। थोड़ा अगर मैं इसको और आसान कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे तो हम यहाँ लिख देना चाहते हैं चेंज ऑफ वर्ब। और वर्ब में देखिएगा भैया लोग क्या आएगा, वर्ब में आएगा सेड टू और कभी कभी से टू और कभी कभी ये कह देता है सेज टू, यानी इन्हीं को हम कहते हैं वर्ब। और ये हमको कहाँ मिलते हैं, ये हमको मिलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। सेड टू, से टू और सेज टू हमें मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब में। और जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल भी यही कहता है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा वी मस्ट चेंज द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा इसको समझना पड़ेगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप चेंज नहीं किया जाएगा। तो हाउ टू चेंज दिस रिपोर्टिंग वर्ब, इसी रिपोर्टिंग वर्ब को समझने के लिए हमें थोड़ा डिपेंडेबिलिटी करनी पड़ेगी। ये रिश्ता कुछ कहलाता है, ये इन पे निर्भर कर रहे होते हैं और ये पूरा इन पे निर्भर करते हैं। यानी मैं एक चीज यहां लिखना चाहता हूं, अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज करते हैं तो हमें इनसे मिलना पड़ेगा। यानी रिपोर्टिंग और ये कोई भी चेंज जो हम रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं या कोई भी चेंज हम जो रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं वो एक दूसरे से डिपेंड करता है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंज होगा वो पूछेगा रिपोर्टेड स्पीच से, भाई साहब मैं चेंज करूं या ना करूं। अगर कुछ रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो वो भी रिपोर्टिंग वर्ब से पूछेगा कि भाई बता कि मुझे क्या चेंज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये डिपेंडेबिलिटी है और सर ने यहीं पर क्यों रोका है। तो आइए जल्दी से इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम क्या बदलने जा रहे हैं, हम चेंज करने जा रहे हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन उससे पहले एक हमें नोट लिखना पड़ेगा, एक नोट हमें लिखना पड़ेगा चलो। और नोट हम जरूर लिखना चाहिए। नोट हम ये लिखना चाह रहे हैं वर्ब तभी बदलेगा, वर्ब के भी बदलने की एक सिचुएशन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेड टू के बाद हर मदर आ गया। कभी कभी सेंटेंस में इस सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये नोट लिखना पड़ेगा इफ देयर
is no object. If there is no object just after, if there is no object just after said, say, or says. If there is no object just after said, say, or says, we do not, we do not change the verb. तब हम वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। इस बात को जरूर हम लोग याद रखें। वर्ब हमेशा नहीं बदल रहा है। वर्ब अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब वर्ब नहीं बदल रहा है। यानी अगर इसको हम एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करें तो शायद मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस में लिख देता हूँ यहाँ पर, आप उसको समझ लीजिएगा कि हम यहाँ बोलना क्या चाह रहे होंगे। शायद हम ये कह रहे हैं, शायद हम ये कहना चाह रहे हैं कि says, comma, inverted comma, he says, comma, inverted comma, wow, what a nice day. हमने जो रूल पढ़ा है उस रूल में हम कह रहे हैं कि हम कॉमा हटा दें, हम इन्वर्टेड कॉमा हटा दें। और अब समझना है जो हम यहाँ पढ़े हैं, शायद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेज ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। तो यार बदलना किसमें है, बात तो समझना पड़ेगा ना कि सेज को हम बदलेंगे किसमें। ये तो आपने हमें बता दिया कि अगर सेड या से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब ये से या सेड या सेज बदलेगा नहीं। यानी इसको हम किसी चीज में बदलना है। यस, हमें इसको किसी में बदलना है। और इस बात को आप जरूर नोट करते हुए चलिएगा और देखते हुए चलिएगा। मैंने बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम नहीं बदल रहे हैं, वो एज इट इज, वो एज इट इज लिखा जा रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी चेंज करने का कुछ रूल जरूर होगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम कब बदलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर एक रूल लिखना चाह रहे हैं। बच्चा लोग हम इसको फिर से पूछ लें, ये क्या है? शायद आप कहने वाले हैं कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है? इसको आप कहना चाहते हैं कि ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो आप अब चेंज करने के लिए लिखिएगा, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, if there is an object just after said to, say to, और says to। ऑब्जेक्ट जैसे यहां पर है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? यहां अगर हम देखें तो शायद ये कह रहा है हर मदर, में इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। If there is an object just after said to, say to, या says to, then only we change the verb of reporting verb. Then we change the verb of reporting verb. यानी इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है तभी हम बदल रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंड करता है। आइए अब देखते हैं कि इसकी डिपेंडेबिलिटी क्या है, किस चीज पर ये डिपेंड कर रहा है। यानी कहीं न कहीं किसी न किसी चीज पर तो ये डिपेंड कर ही रहा होगा। आइए देखते हैं किस बात पर इसकी निर्भरता हो रही है। हम अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारे मिल गया सेड टू, फिर ये हो सकता है से टू, फिर ये हो सकता है सेज टू, और इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए यानी ऐसे।
तो ये रिपोर्टेड स्पीच पर डिपेंड करता है, ये रिपोर्टेड स्पीच पर डिपेंड करता है, और वो भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे डिपेंड करता है। यानी इसका जो चेंज है, ये चेंज डिपेंड करेगा, दिस चेंज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ दिस। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेंटेंस। सेज टू अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस पर। देखिएगा, मैं यहाँ कुछ लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये लिखने वाला हूँ कि ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और हाँ भैया, रिपोर्टिंग वर्ब में तो मिलते हैं कौन, टू मिलते हैं और टू मिलते हैं और टू मिलते हैं। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर ऑब्जेक्ट आया है तब हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस को देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस को देखते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिपोर्टेड स्पीच का टाइप ऑफ सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया और हम इस पर चले गए कि ये बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस पे। और अगर हम मान लें कि ये अफर्मेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव माने डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और सिंपल समझने की कोशिश करें तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर ये अफर्मेटिव होता है तो से टू बदल जाता है टोल्ड में, से टू बदल जाता है टेल में, और सेज टू बदल जाता है टेल्स में। अगर ये अफर्मेटिव हुआ तब। If reported speech type of sentence is affirmative, positive or negative, then said to will change into told, say to will change into tell, and says to will change into tells. नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टाइप है ये किसी और पार्ट में भी चला जाए। यानी अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें इसी रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस की, और हम मान लें कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए, दिस विल बी इंट्रोगेटिव। तो अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाता है तो सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, से टू बदल जाएगा आस्क में, और सेज टू बदल जाएगा आस्क में। अब अगर और आगे बढ़ते हैं हम, ये इंट्रोगेटिव हो गया, और अगर इसको हम मान लें कि ये ऑप्टेटिव हो जाए, ऑप्टेटिव हो जाए, और ऑप्टेटिव आप जान रहे होंगे, ऑप्टेटिव का मतलब होता है जिसमें हम विश या कोई प्रेयर करते हैं, तब सेड टू बदल जाएगा, तब सेड टू चेंज हो जाएगा विश्ड में, से टू बदल जाएगा विश में, और सेज टू बदल जाएगा विशेस में। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये है रिपोर्टेड स्पीच का टाइप ऑफ सेंटेंस, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस। हम इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को दो सेशन में रखेंगे। सारे रूल एक बार में बताने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पार्ट वन और पार्ट टू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा रूल्स हैं और उन सारे रूल्स को एक बार में समझना हमें लगता है कि ठीक नहीं है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेट टू अगर अफर्मेटिव है तो टोल्ड में, टेल में, टेल्स में। अगर इंट्रोगेटिव है तो आस्क में या आस्क में। अगर ये ऑप्टेटिव है तो विश हुआ। जैसे प्रे भी होता है कभी कभी, तो प्रेड कह सकते हैं, प्रे कह सकते हैं, या फिर प्रेस कह सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और आगे बढ़ने वाली बात थोड़ा और देखते हैं। हम फिर से यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब में हमको मिल रहा है सेड टू, हमको मिल रहा है से, और हमको मिल रहा है सेज टू। हमने उधर देख लिया था
अब हम अगेन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में आ रहे हैं जो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टाइप ऑफ सेंटेंस में मिलेगा। रिपोर्टेड सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब देखें, हमने अफर्मेटिव पहले में कर लिया, हमने इंट्रोगेटिव को भी कर लिया और हमने ऑप्टेटिव को भी कर लिया। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि ये इंपेरेटिव हो, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाए। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? ऐसे तो हम समझते हैं कि जहां पे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ऐसा कुछ कहा जाए वो इंपेरेटिव होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी सेंटेंस वर्ब से शुरू हो तो वो इंपेरेटिव होते हैं और उनका कुछ इंप्रेशन होता है, कुछ इंप्रेशन में आते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि ये कुछ कह रहा है, समझा रहा है, जैसे एडवाइस, अगर इसको मान लें कि ये हमें एडवाइस कर रहा है, एडवाइस के रूप में अगर इसको मान लें कि हमें एडवाइस दे रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, कमांड कर रहा है, कमांड हम मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ये हमें कमांड कर रहा है या एडवाइस कर रहा है। अगर ये एडवाइस कर रहा है तो सेड टू किसमें बदल जाएगा बच्चा लोग? एडवाइज्ड में। से टू किसमें बदल जाएगा? एडवाइस में। और सेज टू किसमें बदल जाएगा? एडवाइसेस। थोड़ा एक आध और अगर देख लें हम, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, इसीलिए मैंने इसको सोचा, सपोज करिए कि ये हो गया, अब यहाँ पर ऑर्डर हो जाए या कमांड हो जाए। अगर ये कमांड हो जाए तो शायद आप ही बता रहे हैं कैडो टू किस में बदल दें। आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सेज टू किस में बदल दें, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और सेज टू किस, कमांडेड, कमांड एंड कमांड। सेड टू हुआ तो कमांडेड, सेज टू हुआ तो कमांड, और सेज टू हुआ तो कमांड। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस के टोन के हिसाब से हम इस वर्ब को बदल रहे हैं। जैसा टोन कह रहा है उस हिसाब से उसको हम बदल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जब सेड टू और सेज टू या सेज टू है तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर। जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। आप देखते रहिएगा कि जैसा सेंटेंस हुआ वैसे ही हमें वो दिख रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, जब अफर्मेटिव था तो ये हुआ। आप बोलेंगे अफर्मेटिव था तो सेड टू हो गया टोल्ड में, सेज टू हो गया टेल में, सेज टू हो गया टेल्स में। इंट्रोगेटिव था तो आस्क्ड में या आस्क्ड में या आस्क्ड में। अगर ऑप्टेटिव था जिसपे विश मान रहे हैं तो विश, विश और विशेज। और अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वो एडवाइज्ड में, एडवाइस में या फिर एडवाइसेस में या फिर कमांडेड या कमांड या कमांड। अब और भी आगे बढ़ना पड़ता है और भी हमें समझना पड़ता है। अभी तो ये सिर्फ रहा कि हम चलिए समझते हैं इस बात को कि इंपेरेटिव सेंटेंस का, यानी हम लोगों ने कौन कौन सा सेंटेंस कर लिया। हम लोगों ने अफर्मेटिव कर लिया, हम लोगों ने इंट्रोगेटिव कर लिया, हम लोगों ने ऑप्टेटिव भी कर लिया और हम लोगों ने इंपेरेटिव भी कर लिया। अब एक और आता है, जैसे इसको मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि हमें थोड़ा समझ में आता रहे कि हम कर किसको रहे हैं। से टू या सेज टू या फिर से टू। और शायद अब हम लास्ट पहुंचने वाले हैं इसको चेंज करने के लिए। अब रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है। नाउ द लास्ट रिपोर्टेड स्पीच टाइप सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेशन तो आपको पता ही है, जब कोई सडन फीलिंग आती है तो उसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। और ये जो सडन फीलिंग है ये जॉय की भी हो सकती है और सैडनेस यानी सौरो की भी हो सकती है। तो अब पहले बदलना सीख लें। सेड टू को, सेज टू को या से टू को अगर
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ तो सेड टू बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ, सेज टू बदल जाएगा एक्सक्लेम्स विथ, से टू बदल जाएगा एक्सक्लेम विथ। विथ और विथ जो मैं लिख रहा हूं इसमें इन दोनों को लिखेंगे, यानी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सैडनेस। सेम हियर ऑल्सो जॉय और सैडनेस। यहां पर भी अगर देखें तो एक्सक्लेम विथ जॉय और सैडनेस। कॉमन चेंजेस और रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस को हम लोगों ने समझा। जल्दी से रिकैप्चुलेशन करते हैं इस फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। कॉमन चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो वी रिमूव कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन वी कम टू द वर्ब। चेंजिंग ऑफ द वर्ब डिपेंड्स, अगर सेड टू या से टू या सेज टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तब तो वर्ब बदला जाता है, और अगर नहीं आता है तो वो वर्ब बदला नहीं जाता है। यानी अगर आया तो फिर कैसे बदला, अगर आया तो उसको बदलने का हमारे पास क्या क्या रूल था। अगर हम इसको समझें तो हमारे पास इतने सेंटेंसेस आ रहे थे और हम इसको ऐसे समझ भी रहे थे। हम यहाँ पे इसको अफर्मेटिव में, इसको इंट्रोगेटिव में और इसको ऑप्टेटिव में कर रहे थे, और लास्ट में हम जब आए तो हमने इसको इम्पेरेटिव भी किया और हमने इसको अलग से चेंज किया, और फिर अगर फाइनली हम बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम लोगों ने चेंज किया। नाउ I'm going to sum up my first part of this direct and indirect, and just to continue with the second part, because direct and indirect having certain rules, और वो सारे रूल्स एक ही पर्टिकुलर वीडियो में फटाफट देने से क्या होगा कि हमें समझ में नहीं आए, और हम सोच रहे हैं कि हम आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करें, एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो हमें हमेशा के लिए कुछ न कुछ हमें देता रहे। Now, I'm summing up this first part of direct and indirect, keeping one thing in my mind. There are certain shortcuts, और हमारी एक टेंडेंसी भी होती जाती है कि हम शॉर्टकट को फॉलो करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि छोटा से छोटा कुछ मिल जाए, जल्दी से जल्दी कुछ शॉर्टकट में कर ले, मगर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो शॉर्टकट इन लर्निंग। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, और उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम अगर शॉर्टकट को फॉलो करते हैं तो शायद हम कट हो जाएंगे, शॉर्ट में, छोटे में ही कट हो जाएंगे। इसलिए हमें टेंडेंसी डेवलप करें, खास करके जब हम पढ़ते रहें तो एक जरूर बात सोचे कि हमें पढ़ना है और हमें समझना है डीप तक। इस चीज को समझने के लिए मैं एक छोटी सी लाइन, जिसको हम मेटाफिजिकल पोएट के हिसाब से कहते हैं, एक पोएम है जिसका टाइटल है टू सीलिया। टू सीलिया, इसकी एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और कहता है, ड्रिंक मी विथ दाइन आईज। या समझने की कोशिश करिएगा, ड्रिंक मी विथ दाइन आईज। दाइन मीन्स योर आईज। ड्रिंक तो हम आंखों से नहीं कर सकते हैं, मगर ये मेटाफिजिकल पोएट ऐसा कहना चाहता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए उसकी गहराइयों में हमें देखना पड़ेगा, एंड देयरफॉर देयर इज नो शॉर्टकट। नाउ समिंग अप दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ direct and indirect, and hoping to meet you soon to continue with some other rules of direct and indirect. Bye bye.